एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पंपास, लानोस, सवाना, वेल्ड। क्या कहा जाता है जल्दी बताओ? ये कहा जाता है सवाना। क्या कहा जाता है? सवाना, ठीक है। लानोस जो है वह सवाना घास का ही एक प्रकार है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया और वेनेजुएला में, ठीक है। और पंपास और वेल्ड जो है यह है शीतोष्ण घास मैदान। तो यहाँ पे आपका सही आंसर उष्णकटिबंधीय पूछा जा रहा था, सही आंसर होगा सवाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है? इसको मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाना चाहिए। तो ये है नर्मदा, और दूसरा नदी मैंने क्या बताया था? ये बताया था ताप्ती, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ये भी मैंने बताया, जल्दी बताओ कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? ये निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, वहां से निकलती है नर्मदा नदी। और ये अरब सागर में जाके मिल कहाँ जाती है? ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाके मिल जाती है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है? ये मुझे बताओ, धुआंधार जलप्रपात है कहाँ? नदी तो आपको पता चल गया ये नर्मदा नदी है, पर आपको बताना है कहाँ है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो यह है हम लोग अर्थात जनता, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है किस तरह से? कैसे रोक सकते हो मुद्रास्फीति, जल्दी बताओ। देखो, निर्यात बढ़ाकर, मुद्रापूर्ति बढ़ाकर, सरकारी व्यय बढ़ाकर, मुद्रापूर्ति घटाकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रापूर्ति को घटाकर। मैं अभी बता रहा था कि मुद्रास्फीति होता क्या है। मुद्रास्फीति एक ऐसा कंडीशन है जब मुद्रा यानी पैसा जो है इसका वैल्यू बहुत गिर जाता है, ठीक है, और सामानों का जो प्राइस है वो बहुत ऊपर उठ जाता है। कैसे उठता है? आप एक चॉकलेट खरीदने जाते हो, आप ये मान लो आज से 5 साल पहले इसको आप 1 रुपए में खरीद पाते थे, अभी इसके लिए आप 5 रुपए देते हो। इसका मतलब क्या हुआ? चॉकलेट तो वही रह गया, लेकिन मुद्रा का वैल्यू, जो पैसा का वैल्यू है वो घट गया, क्योंकि जो चीज आपको 1 रुपए में मिल रहा था वो अब 5 रुपए में मिल रहा है। इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। तो मुद्रास्फीति में मार्केट में पैसे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, इस कारण से मुद्रा का वैल्यू घटने लगता है। तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या करोगे? हम लोग नहीं करेंगे, मतलब सरकार क्या करेगी? मुद्रा का जो यहाँ पे जो पूर्ति होता है उसको घटा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन, कल मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया हुआ था, ठीक है। आज आपको क्या होता है इसका फुल फॉर्म, जल्दी से बता दो। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब आपको ये इसमें बताना है कि इसमें यूज किस चीज का किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। किसका किया जाता है? चुंबकीय तरंग का, ठीक है। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। मैग्नेटिक है ना, तो चुंबकीय तरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? कपड़ों पर जो जंग का दाग लगता है उसको किस चीज से हटा सकते हो? तो ऑक्जेलिक एसिड से आप हटा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही, ये है चेचक, ठीक है। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, ठीक है। इन्होंने चेचक का जो डिसीज का जो टीका है, ठीक है, उसका इन्होंने खोज किया था, जिसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? ठीक है, जल्दी बताओ किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? यहाँ 4 ऑप्शन जो है, किसने जीता? तो बहुत बच्चे रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नहीं जीता था। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हो जाएगा आपका रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर आपको अगर यहाँ पे देता, ठीक है, तो 1913 में आपको पता है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है इनके कृति गीतांजलि के लिए, ठीक है।
और पहले भारतीय हम लोग जानते हैं कि ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता कि सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो रुडयार्ड किपलिंग, इनको 1907 में मिला है नोबेल पुरस्कार। कब मिला है? 1907 में, और इस हिसाब से ये सबसे पहले हो जाते हैं। ठीक है, सीवी रमन का अगर बात करें तो इनको 1930 में मिला है और अमर सेन को 1998 में मिला है। तो सबसे पहले किसको मिला है? रुडयार्ड किपलिंग। ये एक इंग्लिश ऑथर है, इनको भी लिटरेचर में ही मिला है, लेकिन इनका संबंध इंडिया से भी है। ठीक है, तो इंडिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर ये रहे इंग्लैंड में और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई। तो रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। कब मिला? 1907। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध नृत्य कौन सा है? युद्ध नृत्य, जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से युद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या की गई थी? पूना पैक्ट बहुत ही फेमस पैक्ट रहा है। ठीक है, इसमें किस चीज की व्याख्या की गई थी? जल्दी बताओ, जल्दी ऑप्शन पढ़ो और आंसर करो। सबसे पहला क्या है? भारत के लिए डोमिनियन पद का सृजन, ये नहीं था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये तो 1909 में था। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन, ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये पूना पैक्ट जो था वो हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर नहीं था, लेकिन कम्युनल अवार्ड जो था उसी वक्त, ठीक है, कम्युनल अवार्ड जो 1931 में ऑफर किया गया था, ठीक है, 1932 में ही शायद, ठीक है, तो वो जो था वो इससे संबंधित था, लेकिन उसको गांधी जी ने नहीं माना और इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन भी किया था। ठीक है, फिर बाद में जो अंबेडकर जी थे उन्होंने भी इसको स्वीकार किया कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा लेकिन आरक्षण जरूर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था ये पूना पैक्ट? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? जल्दी बताओ, तो किसको कहते थे बाल? अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? आसान सा क्वेश्चन है, धर्म था वो जैन धर्म। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपनाया और इन्होंने श्रवण बेलगोला में एक पहाड़ी है, ठीक है, उस कौन सा पहाड़ी था? श्रवण बेलगोला में मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उस पहाड़ी के ऊपर इन्होंने क्या किया? उपवास रखकर अपना जान त्याग दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? जल्दी बताओ, चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? कहाँ है चार मीनार? चार मीनार हैदराबाद में है। आप बताओ किस शासक ने बनवाया था? तो बिल्कुल सही, इसको बनाया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था और ये हैदराबाद में स्थित है। इसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 180 फीट है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का इन चार चीजों में किस चीज से नाम जुड़ा हुआ है? किससे? अस्थायी बंदोबस्त से। कौन नहीं जानता? ठीक है, 1993 नहीं, 1793 में, ठीक है, इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त भारत में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? कब हुआ था? यह हुआ था 1776 में। ठीक है, 4 जुलाई, डेट भी आपसे पूछा जाता है, भले ही अमेरिका का हो पर डेट आपसे पूछा जाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था ब्रिटिश उपनिवेश से। अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है? प्राश्रव ध्वनि, इन चार ऑप्शन में से प्राश्रव ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्तों के द्वारा प्राश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है। रेंज आपको पता है प्राश्रव ध्वनि किसको कहते हैं? हम लोग कहां से कहां तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, 20 से लेकर 20,000 तक जो होता है वो है ऑडियोबल रेंज, यानी जिसको हम लोग सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है वो है अल्ट्रासोनिक साउंड और उसी को बोलते हैं प्राश्रव ध्वनि। ठीक है, इसको कुछ कुत्तों के द्वारा, कुछ बिल्लियों के द्वारा सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जीन का आकार होता है? जीन का आकार कैसा होता है? जल्दी बताओ, जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार सर्पाकार होता है। बिल्कुल सही, आप सभी को पता है ये। ठीक है, डीएनए का मॉडल कैसा होता है?
डीएनए का मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो सर्पिलाकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु जल्दी बताओ। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का बात किया जा रहा है, इनका है 65 वर्ष। ठीक है, और अगर हाईकोर्ट का पूछा जाए तो मैंने बताया हुआ हाईकोर्ट का, जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर करो। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का कितना है? आंसर करो जल्दी। बिल्कुल सही, ये था 62 वर्ष। ठीक है, हाईकोर्ट का 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ कहाँ है? यह है जैसलमेर में। ठीक है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? यह स्थित है जैसलमेर में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस। पर क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों मनाते हैं? तो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, और इसीलिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इस दिन को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन 2019 में कब मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस? आप सभी जल्दी मुझे बताओ क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। यह मनाया गया 21-22 जून को। ठीक है, 21-22 जून को। क्यों? थोड़ा सा डिले किया गया था, कुछ इश्यूज होंगे। ठीक है, तो 21-22 जून को इस बार मनाया गया था। कहां पे? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर कहां गए साइंस वाले बच्चों? आओ जल्दी जवाब दो। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर जल्दी से आंसर करो। जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है तांबा, जस्ता और निकल का। ठीक है, तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। किसका होता है? तांबा, जस्ता और निकल का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? जल्दी बताओ किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो परिकिरणन यानी भटकाव अपने क्षेत्र से किसका होता है? ये होता है बैगनी का। ठीक है, दो ही चीजें आपसे पूछी जाती है, कम तो लाल हो जाएगा और सब अधिक बैगनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों, किसके द्वारा होता है? ये होता है इन सभी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मेंढक सांस ले सकते हैं। इसीलिए तो वो क्या है? वो पानी में भी रह सकते हैं, वो जमीन में भी रह सकते हैं। ठीक है, वो एम्फीबियन है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स में। कुछ बच्चे A+B सोच रहे हैं। ठीक है, तो लाल रक्तकण में पाया जाता है, श्वेत रक्तकण में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल का जमकर बर्फ बनना निम्न में से कौन सी परिवर्तन है? आसान सा क्वेश्चन है। जल अगर बर्फ बन रहा है तो वह एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, वैसे बच्चों के लिए जिनको ये क्लियर नहीं है मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम बच्चों को तो ये क्लियर ही होगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रख लो। देखो, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, भौतिक रिएक्शन और रासायनिक रिएक्शन, यानी फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन वो होता है, अगर आसानी से समझने के लिए, अगर आप जो रिएक्शन हुआ उसके बाद फिर से उसको पुराने वाले कंडीशन में लेकर जा सकते हो। जैसे जल से जमकर बर्फ बना, ये था जल, ये है बर्फ। अब बर्फ से आप क्या जल नहीं बना सकते हो? बना सकते हो, तो ये हो गया फिजिकल रिएक्शन। लेकिन वैसा रिएक्शन जिसमें केमिकली चेंज हो जाता है उसका कॉम्बिनेशन, और आप फिर से उसको पुराने वाले कंडीशन में नहीं लेकर जा सकते। जैसे ये है दूध और आपने इसको जमा दिया, अब बन गया ये दही। क्या दही से दूध बना सकते हो? नहीं। बस यही चीज देखना, क्या आप पुराने वाले कंडीशन में लेकर जा सकते हो? अगर नहीं तो वो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, अगर हाँ तो वो हो जाएगा फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ आपका आंसर फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? जल्दी बताओ, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु इसमें से चारों में से बताना है आपको। कौन सी है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु? कौन सी है? तो यह है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है यह एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? किसकी है? यह है गामा किरणों की। ठीक है, सबसे शॉर्ट हाइट भी इसी का होता है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर जो है
ये सबसे अधिक होता है गामा किरणों का। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? ये होता है अवतल दर्पण का। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है, हेडलाइट और मिरर। मिरर अगर पूछा जाता तो वहां हो जाता है उत्तल दर्पण, लेकिन हेडलाइट पूछा जा रहा है, इस कारण से होगा अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? जल्दी बताओ, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च व ऋण, बैंक दर नीति। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डी, सरकारी राजस्व और सरकारी खर्च व ऋण, इन दोनों से राजकोषीय नीति संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? आप किसी देश का जो जीवन स्तर है वो कैसे पता कर सकते हो? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से? बिल्कुल सही, प्रति व्यक्ति की आय से ही आप उस देश का जीवन स्तर का पता कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। ठीक है, अगर वह रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, वो घूम रहे हैं कहीं पे इस तरह से, ठीक है, गोलाई में, तो उस गति में उनको झुकना चाहिए। किस तरफ झुकना चाहिए? तो उनको किस तरफ झुकना चाहिए? उनको केंद्र की ओर तिरछा होकर झुकना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? दो तरह के अंग होते हैं, अगर आपको ये क्लियर करना है तो देखो, बायो से जिसको भी प्रॉब्लम है, तो मैंने बायो का कुछ सेशंस लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां पे कवर किए हैं और सबको एक्सप्लेन किया है, तो वहां जाके आप देख लो, पहला ही वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। दो तरह का अंग होता है। ठीक है, तो इसमें से समजात आपसे पूछा जा रहा है, समजात अंग कौन सा है? जल्दी बताओ, समजात अंग कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जो घोड़ा एवं आदमी का आगे वाला पैर जो है, अग्रपाद, ठीक है, ये समजात अंग है। ठीक है, समजात अंग वैसे अंग होते हैं जो आकार में और कार्यों में समानता प्रदर्शित नहीं करता है, किंतु उत्पत्ति में समान होता है। ठीक है, ये कहलाता है समजात अंग, यानी जात उसका अंग है। ठीक है, और जो देखने में एक समान है पर उसका काम अलग है, उसको बोलते हैं समरूप अंग। तो यहाँ से आप ये जान लो कि घोड़े और आदमी का अग्रपाद जो है वो समजात हैं, लेकिन समरूप नहीं, दिखते एक जैसे नहीं है पर काम एक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन बोलते हैं, इसमें निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लैन में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? जल्दी बताओ। कंप्यूटर यूज करते हैं, मॉडेम यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, आपका आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम को तो हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करते थे, अभी तो आपका जो आ गया है, आसानी से आप सिम में रिचार्ज करवा के कर सकते हो, लेकिन एक समय था जब मॉडेम का यूज किया जाता था लैपटॉप वगैरह में यूज करने के लिए। अभी तो आप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करते हो, वाईफाई ले लेते हो आसानी से। ठीक है, लेकिन एक वक्त था मॉडेम का बहुत अहमियत था, और अभी तो आप मॉडेम भी छोटा सा सब आ गया है। ठीक है, लेकिन एक वक्त मॉडेम बहुत बड़ा हुआ करता था, जिस तरह से आपका यूपीएस होता था उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी बताओ। ये किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा करता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? चीनी यात्रियों का क्या ऐसा मजबूरी रहा जो उन्होंने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि था, इस कारण से। और देखो, मतलब समय का परिवर्तन देखो कि अभी बौद्ध धर्म जो है वो हमारे यहाँ का धर्म था, और अभी उसको चीन में ज्यादा फॉलो किया जाता है। वहाँ पे जिस सेंस में उनको वहाँ पे लिया जाता है, जितना इज्जत दिया जाता है, हमारे यहाँ पे नहीं दिया जाता है। इस पर एक मूवी भी था, आपने शायद देखा होगा, साउथ इंडिया का मूवी था, मुझे नाम याद नहीं है, पर उसी पर वो आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था? नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? आसान सा क्वेश्चन है, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण का जो भाग
बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? जल्दी बताओ क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? उसको एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो लॉ आपने कभी पढ़ा है तो आपको ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। एल्बिडो लॉ ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो विकिरण बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइवरी तट कहाँ स्थित है? आइवरी तट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। आइवरी तट पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है और इसका जो राजधानी है वो कहाँ है? ये है यामोसोकारो, ठीक है। यामोसिकारो इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1914 में। पनामा नहर कब बना? 1914 में। एक्चुअली में इसका जो बनना चालू हुआ था 1904 में हुआ था, लेकिन 1914 में जाके यह पूरा हुआ। यह नहर कहाँ स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में एक देश है पनामा, ठीक है, वहीं पर यह स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम बताएं। मतलब किस राज्य का सीमा अधिकतम राज्यों के साथ मिलता है? आसान सा क्वेश्चन है। यह उत्तर प्रदेश, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। 8 राज्यों से यह स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? क्या आप सभी को पता है? तो वो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? जल्दी बताओ। जनगणना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में होगा, ठीक है। अगर केंद्र शासित पूछ लिया जाए, यहाँ पे आपसे केंद्र शासित नहीं पूछा गया, इसलिए आपका आंसर क्या है? सिक्किम है। और लक्षद्वीप आपके ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए यहाँ से, जो देखो क्वेश्चन जो है जनसंख्या कम पूछा गया, जनसंख्या घनत्व अगर सबसे कम पूछा जाता तो क्या होता? तो होता अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। घनत्व और जनसंख्या दोनों में अंतर है। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसको उसका घनत्व कहा जाता है, लेकिन वहां का ओवरऑल जनसंख्या कितना है इसको कहा जाता है वहां की जनसंख्या। तो अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है वह मात्र 17 है, यानी 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। और सिक्किम में जो आप बोल सकते हो ना 1 किलोमीटर में कितने रहते हैं, तो वहां पे इस 17 से ज्यादा, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन वहां 17 से ज्यादा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? जल्दी बताओ। नहीं बताओगे मारूंगा हथौड़ा से। जल्दी बताओ। समता का अधिकार, बिल्कुल सही, यह है अनुच्छेद 14, ठीक है। समता का अधिकार या विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये किसमें है? 14 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद जान लो, कितना बताऊं मैं। अगला क्वेश्चन है विख्यात वृंदावन उद्यान निम्नलिखित स्थान में स्थित है। वृंदावन, वृंदावन कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है मैसूर में। वृंदावन, आप लोगों को कंफ्यूजन तो हुआ ही होगा, ठीक है। ये वृंदावन उद्यान का बात किया जा रहा है। वृंदावन उद्यान ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान हिंदी में कितने प्रकार की क्या है इमरजेंसियां की शाखाएं हैं? मतलब हमारे यहाँ पे कितने तरह की इमरजेंसियां हैं? तो इमरजेंसी यानी आपातकाल जो सिचुएशन के लिए हमारे संविधान में व्याख्या किया गया है, वो कितने तरह के आपातकाल हैं? कितने हैं? 3 हैं, सभी जानते हो। कौन कौन से हैं बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। यह है 61वां संविधान संशोधन, और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये कब हुआ था? जल्दी बताओ। 1989 में, ठीक है। 1989 में ये हुआ था, और इसके द्वारा जो आयु है वह 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है? जल्दी बताओ। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको। कोई बुलबुला झील की तलहटी से अगर सतह पर आ रहा है तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होता है? आकार बढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। जुड़वां खनिज किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सीसा और जस्ता को। किसको कहा जाता है? सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है। क्यों कहते हैं? कभी आपने ये सोचा? देखो, सीसा और जस्ता को इसलिए जुड़वां खनिज कहा जाता है क्योंकि जब खनन होता है ना, उसमें लगभग टाइम ऐसा होता है ये दोनों साथ में ही मिलता है, इसी कारण से जुड़वां खनिज कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। जड़ से हम लोग इसमें से किसको प्राप्त करते हैं? हल्दी, दालचीनी, लौंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हल्दी प्रकंद से प्राप्त करते हैं, स्टेम से। दालचीनी आपको पता है ये छाल है, और लौंग ये फूल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, फूल नहीं, कली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिल रामायण कृति है। तमिल रामायण को किसने लिखा था? तमिल रामायण, जल्दी बताओ। तो तमिल रामायण को किसने लिखा? ये लिखा गया था कंबन के द्वारा। किसने? कंबन ने तमिल रामायण लिखा था। ठीक है। और चोल के शासनकाल में इसको लिखा गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। किसके शासनकाल में? चोल के शासनकाल में। और इसकी अगर कथा देखें तो ये वाल्मीकि के रामायण से मिलती जुलती है, इस कारण से इसको हम लोग तमिल रामायण कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा, वे कौन थे? जल्दी बताओ, कौन थे वो? वो थे बाबर और जहांगीर। इन दोनों ने अपना जो बायोग्राफी है वो खुद लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में केप कैमोरीन स्थित है? केप कैमोरीन किस महासागर में स्थित है? तो केप कैमोरीन हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। केप कैमोरीन, आप दूसरा नाम इसका जान रहे हो नहीं जान रहे हो? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी को ही केप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है, और यह भारत के मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु भी माना जाता है। और ये कहाँ है? ये हिंद महासागर में, तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जल्दी बताओ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इन चारों जगह में से, अगर आप देखोगे तो अंडमान में। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसको सदाबहार वन भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होता है, तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन में से जो अंडमान निकोबार है वहाँ आपका पाया जाता है, वही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष किया गया? ये किया गया 1986 में। ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? इन चारों में से जल्दी बताओ कौन सा वो तत्व है? तो वो तत्व है सीसा यानी लेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? जल्दी बताओ। कंप्यूटर से आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक एरर होता है। ठीक है। बग एक क्या होता है? एक एरर होता है, या जो भी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, गलतियां हो जाती है, उसको हम लोग बग बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो दर्पण आपस में समांतर रखे हुए हैं, उनके बीच में एक वस्तु रख दी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, अनंत बनेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? जल्दी बताओ। लैक्टोमीटर से दूध की सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके लिए ट्विस्ट है। हम लोग दूध की शुद्धता पढ़े हुए होते हैं। ठीक है। लेकिन सापेक्षता के हम लोग क्या करते हैं? उसका रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है थोड़ा सा घुमाकर, और आप फंस जाते हो। ठीक है। तो दूध का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% एक रहेगा। जल्दी बताओ। विधान परिषद से एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे किस राज्य में विधान परिषद है? मैंने बताया विधान परिषद पहले 7 जगह में हुआ करता था, लेकिन अब 6 ही जगह में, 6 ही राज्यों में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। और वो 6 राज्य कौन कौन से है जहाँ विधान परिषद है? वो है आपका तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। इन सभी जगह पे है, और एक उत्तर प्रदेश। तो इन सभी पे है, यहाँ पे आपका आंसर महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती है प्राय। अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है, क्या जो फर्म होता है उसमें जो भी आपके मार्केट में जो भी फर्म्स हैं, ठीक है, दुकानदार बोल सकते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हो, जो बोलना है आपको, क्या होती है वो?
कीमत बनाने वाली, कीमत देने वाली, कीमत लेने वाली, कीमत नियत करने वाली। तो आप सभी फंस गए हो इसमें पूरी तरह से। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप ये आसानी से मार पाओगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब जहां पे टोटल कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो उस वक्त क्या कोई भी ऐसा एक फर्म होगा जो कीमत बनाएगा? कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कीमत तो दूसरे को देकर तय किया जाएगा वहां पे। अगर वो 10 रुपए में दे रहा है तो मुझे 9.5 में देना पड़ेगा। अगर मैं 9.5 में दे रहा हूँ तो कोई 9 में देने के लिए तैयार होगा। कीमत देने वाली तो कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि देना तो हमेशा हर हमेशा किसको है? कस्टमर को ही है। कीमत नियत करने वाली नहीं हो सकती है, बनाने वाली भी नहीं, नियत वाली भी नहीं, तो क्या हो जाएगी? कीमत लेने वाली। जो कीमत है, ठीक है, उसको वो लोग लेते हैं, बस। क्लियर है? और एकाधिकार का अगर बात किया जाता तो वहां पे कीमत बनाने वाली वो लोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? जल्दी बताओ, कल्पना चावला का मृत्यु हो गया था किस अंतरिक्ष यान में? तो वह है कोलंबिया। ठीक है, आपको याद होगा 2003 1 फरवरी 2003 वो लोग वापस आ रहे थे, ठीक है, और अंतरिक्ष यान में दुर्घटना हो गया और उसमें आग लग गया, जिसके कारण उसमें 7 जो अंतरिक्ष यात्री थे वो सभी मारे गए। कल्पना चावला के साथ और कितने थे? 7, ठीक है, और ये सभी नासा की तरफ से गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ये तो आप सभी को पता ही नहीं होगा, आप लोग ने तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं, बिहार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में, ठीक है। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। ये भी आपसे पूछा जाता है, कब गाया गया था 1911 में? 27 दिसंबर को, ठीक है, 27 दिसंबर को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसी में इसको पहली बार, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है राष्ट्रगान, ये पहली बार गाया गया था। क्लियर है? और हमारे संविधान में, हमारे संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपनाया गया? तो लोग अक्सर इसमें 26 जनवरी मार देते हैं, 26 जनवरी 1950, लेकिन ये अपनाया गया था 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया और 26 जनवरी को गाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? जल्दी बताओ, नौरोज किसने किया था? ये बलबन ने किया था, पावोस नौरोज, ठीक है, ये बलबन ने ही चलाया था। क्लियर है? और ये फारसी त्योहार है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? जल्दी बताओ, किस अधिवेशन में ली गई थी? तो यह है लाहौर अधिवेशन। आप सभी को पता होगा, लाहौर अधिवेशन 1929। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? क्रीमियन युद्ध से एक बहुत ही फेमस चीज है लेडी विद द लैम्प, आप जानते हो, आपसे पूछा जाता है किस युद्ध से ये संबंधित है? लेडी विद द लैम्प, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, क्रीमियन युद्ध से संबंधित थी। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, किसके बीच ये युद्ध हुआ था? किसके बीच ये युद्ध हुआ था? ये हुआ था, जल्दी बताओ, किसके बीच हुआ था क्रीमियन का युद्ध? अगर आप सभी को पता है तो बताओ जल्दी। क्रीमियन युद्ध रूस और टर्की के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और टर्की के बीच, ठीक है। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। 1854 से लेकर 1856 तक चला था, और ये समाप्त जो हुआ था वो कैसे हुआ था? वो पेरिस के समझौते से हुआ था। कैसे हुआ था? पेरिस की संधि इसको हम लोग बोलते हैं, या पेरिस का समझौता, ठीक है, इससे इसका जो समापन है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आसान सा क्वेश्चन है। गंगा नदी का 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में ये आके मिलती है। अलकनंदा एक तरफ से भागीरथी, और उसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, उस जगह एक बहुत ही फेमस बांध है भागीरथी नदी पर, कौन सा है? टिहरी बांध, ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया होगा पहले कभी ना कभी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? जल्दी बता दो। बिल्कुल सही, यह है राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य? इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो आप पहचान लोगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग फंस गए हो। जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने जान लिया
लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब हुआ नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य का ही चर्चा है। और ये है भाग 4। कौन सा भाग है? भाग 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। और 51 एक में क्या है या 51 क में क्या है? कोई मुझे बता सकते हो? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद तय करना क्या है उसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? 3 पिटक है, ठीक है। और ये पिटक जो है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आपको ये बताना है कौन सा पिटक है जो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, जल्दी बताओ। तो यह है विनय पिटक। ठीक है। कौन कौन सा 3 पिटक है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पहला पिटक था सुत्त पिटक और अंतिम पिटक है अभिधम पिटक। ठीक है। तो इस तीनों पिटक के बारे में आपको पता होना चाहिए किसमें क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नैतिक आचार संहिता। ठीक है। तो ये था विनय पिटक जो दूसरा पिटक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य भोजन क्या है? इन 4 ऑप्शन में से अगर आप देखोगे तो बिहार का मुख्य भोजन चावल ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? यह है किशनगंज, बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है। तो वहां पे सबसे अधिक बारिश होती है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, सकरी नहर किस वर्ष बनाई गई? सकरी नहर किस वर्ष बनाई गई थी? ये 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, सीतामढ़ी मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? सीतामढ़ी का मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? ये होता है रामनवमी के अवसर पर। ठीक है। रामनवमी के अवसर पर सीतामढ़ी में बहुत फेमस मेला है वहां का। सीता आपको लग रहा है ना, सीता। ठीक है। तो रामनवमी के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो एक और पिटक के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा मिल रहा है जो बौद्ध धर्म के शिक्षा के बारे में बताता है। तो वो कौन सा पिटक है, जल्दी बताओ। कौन सा पिटक है वो है अभिधम पिटक, जो लास्ट पिटक है। देखो मैं यहाँ पे तीनों बता देता हूँ एक बार। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में नियम कानून बताया गया है कि कैसे क्या नियम कानून फॉलो करने चाहिए जो भी बौद्ध धर्म के भिक्षु वगैरह हैं। ठीक है। उसके बाद विनय पिटक में क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया। और अभिधम पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध के जो दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक उपदेश हैं। ठीक है। इसलिए बौद्ध धर्म का शिक्षा का बात किया गया है। ये आपको कहां से मिलता है? ये आपको अभिधम पिटक से मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ में स्थित इब्राहिम के मकबरे पर किस कला शैली का प्रभाव है? इब्राहिम के मकबरे पर किस कला शैली का प्रभाव है? जल्दी बताओ। कौन सा कला शैली है? इब्राहिम, बिहार शरीफ में इब्राहिम का मकबरा है तो इसमें तुगलक कला शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कौन सा? तुगलक कला शैली। अगला क्वेश्चन है, सहोदरा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सहोदरा मेला, सहोदरा मेला ये पश्चिमी चंपारण में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया का बात किया जा रहा है। बिहार में टोटल कितने इंडस्ट्रियल एरिया है अभी? ये है 52। ठीक है। यहां से एक चीज आप याद रखना, आपसे आपने एक टर्म सुना होगा बियाडा। ठीक है। बियाडा, बिहार के किसी भी क्षेत्र में आप रहते हो आपने ये नाम सुना होगा बियाडा। बियाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है। ये 1974 में पारित हुआ था और इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाता है। क्या है बियाडा का फुल फॉर्म? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप याद रखना है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट। और अभी इसके अंतर्गत टोटल 52 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया निर्मित किया जा रहा है या विकास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोयला पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। तो 3 ऐसे थर्मल पावर प्लांट का नाम बताओ जो कोयला पे चलता है, यानी थर्मल पावर प्लांट है जो कोयला पे ही चलेगा। ठीक है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे उतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है तो कोयला पे ही जनरली चल रहे हैं। तो कौन सा 3 है वो है बरौनी, कांटी और नवीनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दंत शोध के क्षेत्र में प्रतिष्ठित IADR फेलोशिप से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? IADR फेलोशिप से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? यह है डॉक्टर साइमा यूनुस खान। ठीक है। और ये है डेंटिस्ट, एक भारतीय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है? जल्दी बताओ कौन सा शहर है वो शहर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान किया है? देश का नया बंदरगाह कहाँ बनाया जाना है? कहाँ बनाया जाना है? ये बनाया जाना है वधावन, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अभी हाल ही में किसने जीता है? किसने जीता है? ये है मीराबाई चानू, जिन्होंने ये जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? जन सेवक नामक योजना किस राज्य में आरंभ की गई है? कहाँ की गई है? ये की गई है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ की गई है? कर्नाटक में। और येदियुरप्पा वहाँ के सीएम हैं। ठीक है, और वजुभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो फरवरी 2020 में आयोजित हुआ। आपको बताना है कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुआ था कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर नोवाक जोकोविच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मतला अभियान नामक अभ्यास कहाँ किया? मतला अभियान, इस नामक का एक अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। आपको बताना है कहाँ किया गया। ये किया गया कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? युवा ओलंपिक जो अगला होना है 2024 में, इसका आयोजन स्थल बताना है आपको। कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में भारत की पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत की पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष अभी हाल ही में फरवरी मंथ में चुना गया है। आपको बताना है किनको। तो ये है दीपा मलिक। ठीक है, कौन है? दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन है? कौन है रॉ के अध्यक्ष? ये हैं सामंत गोयल। ठीक है, देखो ये सारी चीजों को आपने करंट अफेयर्स में पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससी ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? सबरीमाला मंदिर में गहनों की सूची को तैयार करना है, इसके लिए किसको नियुक्त किया गया है? इसके लिए CN रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस चीज के लिए? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो कौन सा जिला है वो है आपका दक्षिण सलमार मनकचर। ठीक है, क्या है नाम? दक्षिण सलमार मनकचर। ये असम का एक जिला है और इसको ये मिला है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन पुलिस द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान को सत्यापित किया जाएगा और उन्हें 4 अंकों का एक अनूठा नंबर दिया जाएगा? क्या है इस स्कीम का नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम? क्या किया जाएगा? जितने भी ऑटो चालक हैं इनका पहचान किया जाएगा और आइडेंटिफाई करने के लिए इनको एक अंक भी दिया जाएगा जो 4 डिजिट का होगा। तो वो है ऑपरेशन नकेल। क्या है? ऑपरेशन नकेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंश्योरेंस ने किस नाम से नई स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है? रिलायंस इंश्योरेंस ने नई स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। क्या है? रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जल्दी बताओ। दिशा पुलिस स्टेशन, ये इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त बनाया गया है? ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त कौन है भारत में? कौन है? ये है फिलिप बार्टन। कौन है? फिलिप बार्टन। अगला क्वेश्चन है, डफ एंड फेल्प्स के अध्ययन के अनुसार ब्रांड मूल्यांकन में पहले स्थान पर कौन है? डफ एंड फेल्प्स के अनुसार ब्रांड मूल्यांकन में पहले स्थान पे कौन है? कौन है? ये है विराट कोहली। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फेब 2020 में हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? फेब 2020 में हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया जाना है, आपको बताना है किस राज्य में किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा त्रिपुरा में। देखो हॉर्नबिल जो उत्सव है
आपको यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड का उत्सव है, ठीक है, नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन फरवरी मंथ से स्टार्ट किया गया, फरवरी 2020 से इस बार स्टार्ट किया गया ये इस उत्सव को त्रिपुरा ने भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2020 में मिस्टेक कलिंग साहित्य पुरस्कार, मिस्टेक कलिंग साहित्य पुरस्कार भारतीय और वैश्विक भाषा के लिए किसे मिला है? किसको मिला है? ये मिला है इस बार मनोज दास को। किसको मिला है? मनोज दास को इस बार मिस्टेक कलिंग साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 का, ठीक है। तो क्या गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। अब चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।